Let's have a next topic. That will be a reciprocal cross. A reciprocal cross. अब रेसिप्रोकल क्रॉस पे हम क्या करते हैं? लिसन टू मी नाउ. इजी है, कोई टफ नहीं है इसमें, टफनेस नहीं है इसमें. देखो बेटा, जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया था, हमने कैपिटल टी को क्रॉस कराया था स्मॉल टी के साथ. फिर हमारे पास जो गैमेट्स आ गए थे दैट वाज कैपिटल टी, क्योंकि मियास होती गैमेट फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे होती थी स्मॉल टी. ठीक है बेटा. तो हमारे पास ये गैमेट फॉर्मेशन किससे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. एंड दीज आर व्हाट ट्रू ब्रीडिंग, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, टू पेरेंट्स. तो हमारे पास जब हमने फ्यूजन कराया था तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर साथ में हमने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी. और ये जो सारी प्रोजेनी हमारे पास आ जाती थी, इट वाज हैब्रिटॉल एंड इट वाज F1 जनरेशन. यही था बेटा. अब रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या करते हैं? हमने यहाँ पे किसको रखा था? ऑन वन साइड वी हैव केप्ट द व्हाट डोमिनेंट वन, वी हैव केप्ट इज ए होमोजाइगस टॉलनेस. डोमिनेंट वन वी हैव केप्ट द टॉलनेस. इजंट इट? टॉल को हमने डोमिनेंट रखा था, तो हमने बोला था कि जो भी हमारे पास F1 जनरेशन आती थी वो हाइब्रिड टॉल आती थी. अब यहाँ पे हम वैसा ही करते हैं. रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या करते हैं? हम इस पेरेंट की लोकेशन को चेंज करते हैं. जैसे हम स्मॉल टी को होमोजाइगस डोमिनेंट रखते थे, इजंट इट? और इसको रखते थे हम होमोजाइगस रिसेसिव, कैपिटल टी. वाइस वर्सा उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस. तो उसके बाद हमने क्या किया? हमने जब देखी गैमेट फॉर्मेशन, हमने होमोजाइगस रिसेसिव को आप वन साइड रखा और होमोजाइगस डोमिनेंट को ऑन अदर साइड रखा. होमोजाइगस डोमिनेंट को आप अदर साइड रखा और होमोजाइगस रिसेसिव को इस साइड रखा. इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल करना. तो हमारे पास यहाँ पे आता है स्मॉल टी गैमेट फॉर्मेशन, कैपिटल टी, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कैपिटल टी. जब हमने फ्यूजन कराया हमारे पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, हमारे पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमारे पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमने देखा हमारे पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी. तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ऑब्टेन होगी F1 जनरेशन. व्हाट हैज ऑब्टेन? F1 जनरेशन. तो हमने बोला ये भी क्या आ जाते हैं? हैब्रिटॉल. ऑल आर व्हाट? हैब्रिटॉल, इजंट इट? तो रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने क्या किया? हमने पेरेंट्स की जो पोजीशन थी वो हमने चेंज कर दी, और रेसिप्रोकल में हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया. हमने एक साइड से लिया था होमोजाइगस डोमिनेंट, crossed with a heterozygous dominant, but if we take a homozygous recessive crossed with a homozygous dominant, and in F1 generation both the results will be same. तो रिजल्ट जो हमारे पास आ जाते हैं वो सेम हो जाते हैं. तो लिखो, आप एक पॉइंट आप लिख सकते हो, इन रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, the results are same. रिजल्ट्स क्या मिलेंगे आपको? सेम मिलेंगे. ये आप याद रखोगे. तो हमने क्या बोला? इन रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द रिजल्ट्स आर सेम. लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस कहाँ पे करोगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में, तो वहाँ पे रिजल्ट सेम नहीं आएंगे आपको. वहाँ पे ये खाली किसके लिए? मेंडेलियन इनहेरिटेंस के लिए. तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेंडेलियन इनहेरिटेंस. ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस के लिए क्या है बेटा? एप्लीकेबल. सो रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने क्या किया? हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, हमने होमोजाइगस डोमिनेंट एक साइड लिया था और होमोजाइगस रिसेसिव, हमने उनकी पोजीशन चेंज की. तो जब हमने पोजीशन चेंज की उसके बाद जब हमने क्रॉस को परफॉर्म किया तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आ जाती, दोनों के रिजल्ट जो हैं वो सेम है. तो हम ये बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द रिजल्ट्स आर सेम.
रिजल्ट जो है वो सेम है, बट ये जो हमारे पास रेसिप्रोकल क्रॉस जहाँ पे रिजल्ट सेम आते हैं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेंडेलियन इनहेरिटेंस या मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए क्या ये एप्लीकेबल है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जो है ना उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। बात आई तो मेंडेलियन जेनेटिक्स तक महदूद है, बस ये पॉइंट आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। कभी पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल क्रॉस इज एप्लीकेबल फॉर, तो वहां पे वो डाल देगा आपको बहुत सारे ऑप्शंस, तो वहां पे आपको खाली दिमाग में बैठाना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के लिए। एक्सटेंशन के लिए भी एप्लीकेबल, जहां से मेंडेलियन क्रॉस को एक्सटेंड कर दिया गया, साइंटिस्ट ने फिर एक्सटेंशन दिखाया उसका, वो एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं, खाली मेंडेलियन इनहेरिटेंस तक क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं लॉज फार्मुलेटेड बाय, मैंने आपको बताया जो मानो हाइब्रिड क्रॉस हमारे पास था, हमने जब देखा कि मानो हाइब्रिड क्रॉस जब हमने परफॉर्म किया, उसके बाद जो रिजल्ट्स हमने देखे, कंक्लूजन देखे, एंड आफ्टर दैट दे वर कन्वर्ट इनटू लॉज, वहाँ से लॉज बना दिए जाए, और कार्ल कॉर्न जो है मैल इसके लॉज जो है वो फॉर्मुलेट करता है। तो हमारे पास जो पहला लॉ बनेगा दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ जो बनेगा हमारे पास, व्हाट विल बी दैट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाईलाइट करके आप लिखो, पहला लॉ जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाईलाइट करो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं दोनों लॉज को एक क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। क्रॉस बनाना जरूरी है। देखो बेटा, अगर हमारे पास कैपिटल टी था होमोजाइगस डोमिनेंट, मानो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूँ, और हमारे पास प्योर हाइब्रिड जो था टॉल था, प्योर ब्रीडिंग जो टॉल था एंड प्योर ब्रीडिंग जो डॉफ था, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमने क्या देखा, हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन थी कैपिटल टी देन कैपिटल टी, और हमारे पास थी स्मॉल टी देन स्मॉल टी, ठीक है बेटा। उसके बाद जब हमने कंबाइन किया इनको, गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद फ्यूजन कराया, तो हमारे पास जो प्रोजेनी आ गई, ऑल वाज व्हाट, हाइब्रिड। ऑल क्या थी बेटा, हाइब्रिड। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, तो F1 जनरेशन में हमारे पास सारी जो प्रोजेनी थी, ऑल प्रोजेनी जो थी, इट वाज हाइब्रिड। अब इससे एक लॉ जो है फार्मुलेट हो जाता है हमारे पास, इससे एक लॉ जो है क्या होता है, फार्मुलेट होता है हमारे पास। उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिसन टू मी नाउ, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, हमने क्या किया था, हमने दो एलील्स लिए थे, एलील्स ऑफ टॉलनेस एंड एलील्स ऑफ डॉफनेस। तो हमने होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जो है, इसको हमने क्या किया था, हमने ये दो लिए थे यहाँ पे। तो उसके बाद जब हमने फॉर्म की थी F1 जनरेशन हमारे पास आ गई, तो उसमें एक ही एलील जो है वो एक्सप्रेस हो गया इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन, और वो एलील जो था दैट वाज होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, सॉरी दैट वाज ए डोमिनेंट एलील। वो कौन सा एलील था, डोमिनेंट एलील था। और डोमिनेंट एलील जब एक्सप्रेस हो गया, उसने मास्क किया किसको, रिसेसिव एलील को। उससे एक लॉ फॉर्मुलेट होता है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, तो हमारे पास दो पेरेंट्स को हमने क्रॉस कराया था। हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था, उसके एलील्स थे, और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था, उसके एलील्स थे। और गैमेट फॉर्मेशन में वो सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए, तो गैमेट्स फॉर्म हो गए, क्योंकि मिजाज में सेग्रीगेशन ही होती है। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेपरेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। इसका मतलब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए, तो हमारे पास जो एलील्स हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो सेपरेट हो गए, और उन्होंने जब गैमेट फॉर्मेशन की और उन गैमेट्स का बाद में फ्यूजन हो गया, जब फ्यूजन हो गया दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन में एक डोमिनेंट एलील आता है और एक रिसेसिव एलील आता है, इनमें कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, आ गया। तो उस F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेशन दिखाता है, और जो रिसेसिव एलील है वो एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील है दैट गेट्स एक्सप्रेस्ड, दैट इज व्हाई दे आर ऑल टॉल, और जो रिसेसिव एलील जो है दैट गेट्स मास्क्ड। बात है समझ में। इससे एक लॉ फॉर्मुलेट होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
The law of dominance is also known as first law of inheritance. Law of dominance is also known as first law of inheritance. तो हम ये बोलेंगे law of dominance states, ये हमें क्या बोलते हैं? The law of dominance states the combination when the dominant allele and the recessive allele during gamete formation, when they combine together, what happen? They result into the formation of a F1 generation. एंड F1 जनरेशन जो फॉर्म होती है हमारे पास, उसके अंदर जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस हो जाता है, रिसेसिव एलील जो है डू नॉट गेट्स एक्सप्रेस. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो हम ये बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट law of dominance states that the dominant allele when combines with recessive allele results formation of heterozygous F1 generation. The dominant allele shows expression while as recessive allele do not shows expression. This phenomena is known as law of dominance. एक तो ये हो गया, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो. When we crossed the homozygous dominant parent with a homozygous recessive parent, in F1 generation only the what? Homozygous dominant parent gets expressed, while as a homozygous recessive allele, what they happen? They get masked. This phenomena is also called as. So we can say when the tall and dwarf are crossed to each other, and during gamete formation the alleles get segregated, and when the alleles combine together, only the dominant allele shows its expression. That means the tall gets expressed, whereas the dwarf do not get expressed. This phenomenon is called as law of dominance. It is also known as first law of inheritance. What will be called as first? So law of dominance is also known as first law of inheritance. इसको बोलते भी है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है. आगे चलते हैं. Let's have the next one, that is called as law of segregation. What law of segregation states? Law of segregation states the alleles, say हमारे पास homozygous dominant parent है, okay, उसका हमने allele लिया. यहाँ पे भी क्या है? Homozygous recessive parent, उसके हमने alleles लिए. Now during gamete formation these alleles get segregated. That means during gamete formation these alleles are not dependent on each other. They get independently, they form the gametes, and these gametes combine together. Independently they combine, and they will result to the formation of zygote. That means according to Gregor John Mendel, or according to the Karl Korns, what it states in a law of segregation, law of segregation states that the parents when form the gametes, or the factors when form the gametes, these factors are not dependent on each other. That means the alleles which are in a pair, they are not dependent on each other during gamete formation. They get segregated
during meiosis and form the gametes what? Independently. This is called as law of segregation, and this will be also called as law purity of gametes. Why? If you take capital T and small t, isn't it they are in a combination form? Yes, in a heterozygous offspring. But when they have to form the gamete, this T will form separately gamete and this small t will form separately gamete. That means these two do not belong to each other. That means alleles in a pair do not belong to each other. They do not get mixed up. That means this capital T do not mix it with the small t. And when they have to form the gametes, they form the gametes independently. Capital T forms separately, small t forms separately. That means there is a segregation of these two alleles by the process of meiosis. Isn't it? By the way, this is called as a law of segregation. What is this called as? So what law of segregation actually states? Law of segregation states the alleles which are in a pair do not belong to each other. They do not get mixed up to each other. When they have to form the gamete, they segregate separately. Independently they segregate during the process of meiosis. This is known as a law of segregation. This can be also called as law of purity of gametes. Why? Because if capital T do not mix with a small t, that means there is a purity during gamete formation. This capital T forms separately, this small t forms separately. So write down one more law we have is a law of segregation. और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर हमारे पास कैपिटल टी कंबाइंड है, स्मॉल टी एक पेयर के अंदर एलील्स, तो आपने देखा एलील्स ब्लेंड नहीं होते हैं. जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है, आप देखो ये कैपिटल टी अलग से गैमेट बनाता है, ये कैपिटल टी अलग से, ये स्मॉल टी अलग से, वो स्मॉल टी अलग से. तो हमने बोला कि यहाँ पे जो हमारे पास एलील्स थे जो पेयर के अंदर है, दे डू नॉट बिलोंग टू ईच अदर, दे फॉर्म गैमेट्स, दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और ड्यूरिंग मेयोसिस इंडिपेंडेंटली. This is called as law of segregation. या आप इसको बोलोगे law of purity of gametes. तो हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा that will be law of segregation. अब law of segregation क्या बोलता है? पहला पॉइंट हम देखेंगे. The alleles which remain in a pair. देखो ये कैपिटल टी alleles है. अब ये allele और ये allele एक पेयर में है, जोड़े में है. ये जो एलील्स है दे डू नॉट बिलोंग टू ईच अदर. या अगर हमारे पास यहाँ पे भी आप देखो कि एलील ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी इज आल्सो एलील बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द हाइट. वो तो दो वर्जन है हाइट के, टॉल एंड डॉग, बट एक्चुअली इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द हाइट. तो हमने बोला कि अगर हमारे पास एलील कैपिटल टी स्मॉल टी है, पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है, तो हमने बोला कि ये एलील जो है दे रिमेन इन अ पेयर, ये पेयर में रहते हैं, दोनों एलील्स है, बट दे डू नॉट बिलोंग टू ईच अदर, ये एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते. और जब इनको गैमेट बनाने हो किसमें, मेयोसिस में, दे गेट सेग्रीगेट टू ईच अदर इंडिपेंडेंटली, दे फॉर्म द गैमेट. कैपिटल टी फॉर्म्स सेपरेटली एंड स्मॉल टी फॉर्म्स सेपरेटली. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसी को क्या बोलते बेटा? ये तो शॉर्ट पॉइंट मैंने बताया आपको, ठीक है ना. वो यहाँ पे भी आप देखो, अगर ये दो एलील्स कंबाइन में है, कैपिटल टी सेग्रीगेट हो गया अलग से, ये दो एलील्स भी कंबाइन में, स्मॉल टी गैमेट्स में अलग हो गए, इजंट इट. अब कंबाइन हो गए, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया कॉम्बिनेशन में, इजंट इट. उसमें कैपिटल टी जो था वो एक्सप्रेस हो गया, तो टॉलनेस हो गई, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, इजंट इट. लेकिन हमने साथ ही में देखा इसको स्मॉल टी भी साथ में है, लेकिन ये स्मॉल टी जो है दे रिमेन इन अ पेयर, ये तो एक पेयर में रहेंगे, बट दे डू नॉट बिलोंग टू ईच अदर, एक दूसरे ब्लेंड में नहीं हो जाएंगे, मिक्सअप नहीं हो जाएंगे, एंड दे विल सेग्रीगेट विद ईच अदर, वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से इन ए मेयोसिस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है ना. तो सेपरेट हो जाएंगे. तो लिखो आप, लाभ से द एलील्स रिमेन इन अ पेयर, alleles remain in a pair and do not blend. And do not blend. Blend means mix up. They get segregated. They get segregated independently. During meiosis.
and result gamete formation. This phenomena is known as law of segregation. Also known as law of puberty of gametes. Also known as law of puberty of gametes पे आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट समझ में आ गया. सेग्रीगेशन किस में होती है बेटा? जीन्स की, हम क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन किस में होती है? मियोस में. हमने देखा ना, हमने देखा मियोस फर्स्ट में सेग्रीगेट हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. आपने देखा अलग अलग हो गए. किस फेज में? एनाफेज फर्स्ट में. फिर एनाफेज सेकंड में हमने देखा कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो गई एक दूसरे के साथ बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. एनाफेज सेकंड में तो हुआ क्या असल में? सेग्रीगेशन. वही तो हम बोल सकते हैं ना, अगर मैं इसको ले लूं, आप समझ लो ये कैपिटल टी हमारे पास ये दो क्रोमोसोम्स है. ये कैपिटल टी यहाँ पे लोकेट है और ये कैपिटल टी यहाँ पे लोकेट है. अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये दो जगहों पे सेपरेट हो जाएंगे. और अगर हम देखेंगे आफ्टर एस फेज, अगर हम क्या देखेंगे आफ्टर एस फेज, तो हमने एस फेज में देखा कि इनके अंदर जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा. याद आ गया? मेरा पॉइंट याद आ गया? तो हमने देखा यहाँ पे भी टी होगा और यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा और यहाँ पे भी टी होगा. उसके बाद जब होगा एनाफेज फर्स्ट, क्या होगा बेटा? तो जब एनाफेज फर्स्ट होगा तो हमारे पास ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. तो हमारे पास एक होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ से चलेगा, एन बन गया ये भी, और एक होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे जाएगा, ये भी बन गया एन. तो एक सेल से दो सेल्स बन गई, लेकिन इनके अंदर जो डीएनए होगा वो डबल होगा. उसके बाद अगर यही दो सेल्स किस में जाएंगे? एनाफेज सेकंड में, तो हमने बोला स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे. तो हमारे पास यहाँ पे एक क्रोमोसोम बनेगा, दूसरी सेल में दूसरा क्रोमोसोम बनेगा. तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगा? टी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? टी होगा. सिमिलरली यहाँ से इससे भी दो क्रोमोसोम्स बनेंगे. ठीक है बेटा, यहाँ पे भी टी होगा और यहाँ पे भी टी होगा. अब ये सेग्रीगेट हो गए एनाफेज सेकंड में, तो ये एक सेल में चला गया, दूसरी सेल में चला गया, तीसरी सेल में. तो हमारे पास मियास में 4 सेल्स बनाएंगे और हमने देखा टी जो है वो सेपरेट हो गया. तो इस तरह हमने देखा ये टी इस गैमेट में भी चल गया, इस गैमेट में भी, इस गैमेट में भी, इस गैमेट में. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? यहाँ आप इसको बोलोगे लॉ ऑफ सेपरेशन, यहाँ आप इसको बोल सकते हो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. तो कहाँ पे सेग्रीगेशन होती है? इन मियोसिस. पॉइंट टू बी नोटेड, मियोसिस में सेग्रीगेशन होती है. ठीक है ना. और हमने बोला जो हमारे पास ये अलील इन ए पेयर है, ये अलील इन ए पेयर डू नॉट बिलोंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बिलोंग नहीं होते. दे गेट सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड independently during meiosis and result formation of gametes. This is called as law of segregation. तो आपसे अगर पूछा जाएगा which among them are the law of inheritance of the Mendelian genetics, the two laws we have, one is a law of dominance and law of segregation. Both are known as law of inheritance. इन दोनों को बोलते हैं law of inheritance. लेकिन first कौन सा है? law of dominance. ये आप याद रखो. First law of inheritance is a dominant law of dominance, but both together are called as law of inheritance. So we can say law of dominance, और हमारे पास क्या है? law of segregation. Both together are known as laws of inheritance. But which among them is the first law? ठीक है बेटा. तो यहाँ तक हमारे पास जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये हो जाता है कंप्लीट. ठीक है.